नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सोने और चांदी के दामों में, जो कि पिछले 2 हफ्ते में काफी उतार चढ़ाव दोनों ही कमोडिटी में देखने को मिला है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए फिनमार्ट कमोडिटीज के फिनमार्ट के हमारे आप जैसा कि जानते हैं मनोज जैन जी हैं, जिन्होंने पहले कई बार सोने और चांदी की कीमतों को लेकर आपको जानकारियां दी हैं और टिप्स भी दिए हैं किस तरीके से निवेश करें। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके के उतार चढ़ाव दोनों कम्युनिटी के दावों में देखने को मिला है, तो आज हम फिर उनके साथ जुड़ते हैं। तो मनोज सर, सबसे पहले एक बार आपका स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि क्या नमस्कार। हो गया। हमने देखा जनवरी के लास्ट में सिल्वर ने $122 का हाई बनाया, गोल्ड ने 5,650 के आसपास का हाई बनाया और अगले ही 2-3 दिनों में इतनी तेज गिरावट आई कि पूरी दुनिया हैरान रह गई, निवेशक परेशान हो गए। सर, क्या हो गया इन दोनों कमोडिटी के दामों में? देखिए मनीष जी, यहाँ पे जब दिसंबर मंथ में एक बार मैं दिल्ली आना हुआ था और आपके साथ स्टूडियो में जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उस समय हमने काफ़ी सारी चीज़ें सोने और चांदी के मार्केट को लेकर के रखी थी और उसी उम्मीद के मुताबिक सोने और चांदी की कीमतों ने बिहेव भी किया। वर्ष 2025 सोने और चांदी के लिए एक स्वर्णिम वर्ष जो है हम कह सकते हैं कि रहा। और 2026 की शुरुआत में भी पूरे वर्ष 2026 के लिए सोने और चांदी के लिए जो हमारा आउटलुक था वो पॉजिटिव था। लेकिन हमने जो पूरे वर्ष के लिए लक्ष्य रखे थे, चाहे वो सोना हो या चांदी हो, वह लक्ष्य शुरुआत के 1 महीने में ही हासिल होते हुए नजर आए। तो मार्केट की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज थी और ऐसी तेज स्पीड के बाद मार्केट वहाँ पे एक करेक्शन का इंतजार कर रहा था। और उसी समय वहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से मिस्टर केविन वार्श को नए फेड चेयरमैन के रूप में नॉमिनेट करना, जो कि उस एडमिनिस्ट्रेटर को मार्केट जो है एक हॉकिश एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जानती है। तो ऐसे समय में मार्केट ने उनकी नियुक्ति को लेकर के वहाँ पे नकारात्मक जो है बिहेव किया और उनके उस नकारात्मक मार्केट के उस नकारात्मक बिहेवियर में आग में घी डालने का काम किया, जब दुनिया भर के देशों ने, वहाँ के जो एक्सचेंजेस है, रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने सोने और चांदी के ऊपर मार्जिन में अप्रत्याशित रूप से बढ़त की। तो जब वहाँ पे चांदी और सोने के मार्जिन में बढ़ोतरी की गई, तो मार्जिन कॉल ट्रिगर के चलते भी वहाँ पे सोने और चांदी के बाजारों में एक पैनिक सिचुएशन बनती हुई नजर आई। और उसी के चलते हमने देखा कि सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड हायर लेवल से लगभग 20% 6 से 7 सेशन में करेक्ट होती हुई नजर आई। और चांदी की कीमतें भी लगभग 47% की गिरावट वहां ऊपरी स्तरों से दिखाती हुई नजर आई। लेकिन वहां पे जो फंडामेंटल्स थे सोने और चांदी के, उनमें कोई बड़ा बदलाव हुआ नहीं था। केवल वहां पे जो केविन वॉर्श की नियुक्ति को मार्केट ने नकारात्मक रूप में लिया और उस नियुक्ति के ऊपर मार्केट का एक रिएक्शन के बजाय ओवर रिएक्शन देखने को मिला। और वहां पे जो मार्जिन कॉल के ट्रिगर्स हुए, उसने वहां पे मार्केट को थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव में ले जाते हुए नजर आया। लेकिन हमारा मानना है कि जो फंडामेंटल्स है सोने और चांदी के, वो अभी भी स्थापित है और जो लंबी अवधि का जो ट्रेंड है सोने और चांदी का, वो पॉजिटिव बना हुआ है। मार्केट अब एक कंसोलिडेशन के फेज में जाता हुआ नजर आ रहा है और हमारा मानना है कि अगले कुछ हफ्तों में मार्केट जो है वहां सर, पे आपने स्टेबल होते दो हुए प्रमुख नजर बातें जो आएंगे। कही कि फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं आया गोल्ड और सिल्वर के, और मार्केट में स्टेबलाइज होगा। लेकिन जब से ये गिरावट का सिलसिला हमने देखा, प्राइसेस में काफी तेज फ्लक्चुएशंस होते हैं रोजाना बेसिस पे। हम एमसीएक्स की बात करें, कॉमेक्स की बात करें, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस क्यों है? देखिए यहाँ पे अभी कुछ जो घटनाक्रम है वो तेजी से बदलते हुए भी नजर आए हैं। उसमें मुख्य जो 3-4 बिंदु है उनके ऊपर मैं यहाँ प्रकाश डालना चाहूँगा। पहली चीज़, यहाँ पे जो करेंसी का जो डिबेसमेंट है, स्पेशली विथ रेफरेंस टू यूएस डॉलर, वो लगातार बना हुआ है और जो दुनिया भर के देश है उनका भरोसा डॉलर के ऊपर या डॉलर डिनोमिनेटेड जो असेट्स है उनके ऊपर कम होकर के रियल असेट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे चाइना लगातार यूएस ट्रेजरी को
लिक्विडेट कर रहा है, और साथ ही चाइनीज गवर्नमेंट ने उसके वित्तीय संस्थानों को भी इस चीज को लेकर के आगाह किया है कि वो वहां पे जो डॉलर डिनोमिनेटेड जो असेट्स है उसके ऊपर लगाम लगाए। तीसरी चीज, यहाँ पे जो जापान में इलेक्शन हुए वहां पे जो जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी पार्टी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ वहां पे विजित हुई है, और उनकी विजय के बाद अब यह मार्केट में धारणा बनती हुई नजर आई है, क्योंकि वो एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर रही है, और उनका जो बैकग्राउंड है वो वित्तीय जो है हम कह सकते हैं कि विभाग से संबंध रखता है। तो ऐसे में वो वहां पे जो जापान की इकोनॉमी है उसको आने वाले समय में स्टेबल करने का प्रयास करेगी, साथ ही जो जापानीज येन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी उसको भी वो स्टेबल करती हुई नजर आएगी। येन की रिकवरी डॉलर के लिए नकारात्मक रुख का काम करेगी, और वह भी एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों के लिए साबित होता हुआ नजर आएगा। साथ ही यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वहां पे सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आया है, और जो रशिया यूक्रेन वॉर में पीस डील की चर्चाएं लगातार वर्ष 2026 की शुरुआत में चली थी, लेकिन वहां पे कोई फर्दर डेवलपमेंट होते हुए नजर नहीं आए हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हम देख रहे हैं, और इन्हीं से रिलेटेड जब भी कोई न्यूज़ फ्लो मार्केट में आता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसके चलते हम मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसको बढ़ते हुए देखते हैं। तो हमारा मानना है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 के आखिर तक एक बार सेटल होती हुई नजर आएगी, और जो वॉलेटिलिटी है मार्केट की वो भी फिर 26 के पहले क्वार्टर के बाद थोड़ी कम होगी, और मार्केट फिर से अपने जो स्थापित फंडामेंटल्स है तो उनके ऊपर बिहेव करते हुए सर नजर फंडामेंटल्स आएंगे। पे बिहेव करता नजर आएगा। इस समय आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं? जिस तरीके से सर आपसे चर्चा हुई थी पिछली बार, आपने कहा था कि ईटीएफ बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल वो बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। इस समय भी क्या वो खरीदारी कर रहे हैं, या अभी सब ठंडे बस्ते में चले गए हैं जिस तरीके से प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हुआ है? कुछ भी ठंडे बस्ते में नहीं गया है। कल की अगर हम फिगर उठा करके देखें भारत के सोने के जो ईटीएफ की जो फिगर आई है वर्ष 2026 के पहले महीने की जनवरी मंथ में, और ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सोने के ईटीएफ का जो निवेश है वो इक्विटी के जो एसआईपी का जो निवेश है उसको वहां पे क्रॉस करता हुआ नजर आया है। सोने के ईटीएफ का निवेश 2026 के जनवरी के महीने में 24,040 करोड़ रहा है, जो कि इक्विटी के जो निवेश 24,013 करोड़ से ज्यादा है। और अगर इसके साथ हम चांदी के ईटीएफ के निवेश को भी मिला दें तो वो लगभग 32,000 करोड़ के आसपास जो है पहुंचता हुआ नजर आता है। तो ये चीज साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो निवेशक है वो ग्लोबल अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और उनका रुझान यहाँ पे सोने और चांदी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो डी डॉलराइजेशन की बात हम कर रहे थे, अब वो डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस के साथ हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पे ग्लोबली देख रहे हैं, और जो दुनिया भर के जो निवेशक हैं वो सोने और चांदी को अब अपने पोर्टफोलियो में एज अ हेज अगेंस्ट रिस्कियर असेट जो है वो शामिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस जारी है, और हमारा मानना है कि आगे भी इस वर्ष सर एक सवाल जारी ये रहेगा। उठता है, जिस तरीके से हमने सिल्वर का हाई देखा और गोल्ड का हाई देखा जनवरी लास्ट वीक में, आपको उम्मीद है कि वो जो हाई है, लाइफ टाइम हाई है, उसको हम टच कर पाएंगे, पार कर पाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, जहाँ तक सोने का सवाल है, सोने के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, और हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में ही सोना अपने प्रीवियस हाई को वहाँ पे क्रैक करता हुआ नज़र आएगा। 2026 के आखिर तक हमारा मानना है कि सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $6,000 प्रति ट्राई आउंस, और भारतीय बाज़ारों में करेंसी के फ्लक्चुएशन को ध्यान में रखते हुए 1,90,000 से 2 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर तक दिसंबर तक पहुँच सकती है। चांदी की अगर हम बात करें तो वहां पे जो एक हमने फोमो बाइंग जनवरी के महीने में देखी थी वो कहीं ना कहीं वहां पे रुकती हुई नजर आई है, और मार्केट अब फिर से अपने फंडामेंटल्स पे ग्रेजुअली लौटता हुआ नजर आएगा। 2026 में प्रीवियस हाई क्रॉस होंगे ऐसी अभी धारणा लगती नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि 2026 के आखिर तक चांदी भी इंटरनेशनल मार्केट में फिर से एक बार $110
और भारतीय बाजारों में लगभग 3,50,000 के जो स्तर है उनको टेस्ट कर सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड सोने और चांदी का पॉजिटिव है। सोने के फंडामेंटल चांदी के मुकाबले काफी मजबूत हैं, तो वहां पे हाई को सरपास करने की क्षमता ज्यादा नजर आती है। चांदी में हमारा मानना है कि अभी वर्ष 2026 में शायद हम प्रीवियस सर हाई को एक क्रॉस सवाल करते हुए लोगों के नजर मन में आएंगे। ये हो रहा और कई जगह मैं देख भी रहा हूँ कि क्या आपको लगता है प्राइसेस में मैनिपुलेशन भी कॉमिक्स पे हो रहा है जिस तरीके से फ्लक्चुएशन है। और एक ट्रेंड और हमने देखा कि दिसंबर के आखिर हो चाहे जनवरी के आखिर में एक्सपायरी के समय उस समय प्राइसेस में कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। आपने इस ट्रेंड को ऑब्जर्व किया तो सर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा और क्या आपको लगता है मैनिपुलेशन कॉमिक्स वगैरह पे हो रहा। देखिए, यहाँ पे कभी भी किसी भी एसेट क्लास में जब तेज उतार चढ़ाव होता है तो नॉर्मली ये चीजें निकल करके आती है कि वहां पे मैनिपुलेशन है। लेकिन मार्केट को वहां पे ऑब्जर्व करने के लिए एक्सचेंजेस और रेगुलेटर 360 डिग्री का जो है उनका मैनेजमेंट रहता है और उनको निवेशकों के असेट की चिंता रहती है। और इसीलिए वो मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए जो मार्केट के फ्रेमवर्क से उसको टाइमली रिव्यू भी करते हैं। जहां तक रही मैनिपुलेशन का सवाल, तो जो भी ट्रेडिंग विंडो है वो एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म होता है और बायर और सेलर दोनों को वहां पे अपॉर्चुनिटी जो है देता है। मार्केट में कभी भी यहाँ पे अगर हायर लेवल्स पे किसी को भी जो इंटरमीडियरी है उसको लगता है कि मिस प्राइसिंग है, तो वो मार्केट में उस हिसाब से अपने बाइंग या सेलिंग का जो निर्णय है वहां पे करते हुए नजर आते हैं। और उसी के चलते हम देखते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में वो हायर लेवल्स पर जाकर के बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है। तो उसी परिदृश्य में यहाँ पे नॉर्मल टेंडेंसी ये बनकर उभरती है कि वहां पे मैनिपुलेशन हो रहा है, जबकि होता एक्चुअली ये है कि वहां पे एक्सेसिव पार्टिसिपेशन होने के चलते मार्केट की वॉलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है और वही वहां पे मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव की जिम्मेदार भी होती है। और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, जो एक्सचेंजेस है और जो मार्केट रेगुलेटर्स है वो वहां के नियमों को लगातार रिव्यू भी करते हैं। स्पेक्युलेटर का अत्यधिक जब जहां इन्वॉल्वमेंट हो जाता है मार्केट में, वहां पे उतार चढ़ाव निश्चित रूप से बढ़ता है। और जैसे जैसे वहां पे मार्केट रेगुलेटर उन गतिविधियों पर नजर रख करके वहां पे नियमों को बदलते हैं, तो ग्रेजुअली हम देखते हैं कि वो जो स्पेक्युलेटिव जो इन्वॉल्वमेंट मार्केट में होता है वो धीरे धीरे निकलता है और मार्केट फिर से एक अपने यथावत स्तर पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। तो ये कमोडिटी की ही बात नहीं है, कोई भी एसेट क्लास जहां पे अट्रैक्शन हम कह सकते हैं कि फोमो जब क्रिएट होता है तो इस तरह का सर व्यवहार जो है दो तीन मार्केट में फैक्टर जो देखने को मेरे मिलता दिमाग में आ रहे हैं एक तो ये कि ट्रम्प का चाइना का विजिट शायद अप्रैल में शेड्यूल्ड है। और ये भी एक चर्चा हो रही है कि यूक्रेन रशिया आपने कहा कि अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं लेकिन रशिया यूक्रेन का वॉर शायद मई के एंड में तक उम्मीद की जा रही है जैसा इंटरनेशनल जो खबरें पढ़ पा रहे हैं जो आ रही है कि शायद वो ठहर सकता है युद्ध जो चल रहा है। ये गोल्ड और सिल्वर के लिए एक रिस्कियर हो सकता है प्राइसेस के लिए। और क्या फैक्टर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं जो कि शायद प्राइसेस उसके कारण उस पे नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। है। देखिए, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो उनको भी नजरअंदाज हमको करके नहीं चलना चाहिए। पहली चीज, यहाँ पे जब फेड के नए चेयरमैन जो रिज्यूम करेंगे मई आखिर में या जून के फर्स्ट वीक में, तो उनका फेडरल रिजर्व्स की पॉलिसी को लेकर के क्या इंस्टेंस रहता है। वो वहाँ पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी को लूज करने के लिए या ईज करने के पक्ष में रहते हैं, या वहाँ पे ब्याज दरों को ऊपर रखने के पक्ष में रहते हैं। उनकी जो निर्णय है मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के वो सोने और चांदी की कीमतों के लिए काफी प्रभाव छोड़ती हुई नजर आएगी। और अगर उनका इंस्टेंस वहां पे हॉकिश रहता है तो वो सोने और चांदी के लिए नकारात्मक हो सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पे रशिया यूक्रेन की पीस डील होती है तो उसका एक टेम्परेरी इम्पैक्ट कीमतों में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसका कोई परमानेंट इम्पैक्ट वहां पे शायद पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। तीसरी चीज रही यूएस प्रेसिडेंट के चाइना विजिट की या चाहे वो भारत के विजिट की, तो हमने देखा है कि यूएस प्रेसिडेंट का जो बिहेवियर है वो काफी वोलेटाइल और अनसर्टन रहा है पिछले, अगर हम एक वर्ष का उनका कार्यकाल देखें, तो वहां पे अगर कोई चीज होती भी है तो वो कितने समय तक कायम रहेगी उसकी जो है कोई संभावना यहाँ पे नजर आती नहीं है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता है वो बनी रहेगी।
और वही एक सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर जो है वो सोने और सर चांदी की कीमतों क्योंकि में हमने नजर आता है। प्राइसेस को देखा, हाइक पे गया और अब डिप भी कर गया, इस समय आप अपने क्लाइंट्स को, अपने निवेशकों को क्या सलाह दे रहे हैं? जो छूट गए उस तेजी को भुनाने में वो किस तरीके से इस समय अपने आप को निवेश करें, कहाँ निवेश करें और वो कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं? आपने उनको क्या सलाह भी आप दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, छोटे छोटे निवेशक हैं, जिन्होंने सोने-चांदी में निवेश नहीं किया है और करना चाहते हैं, तो उनके लिए मार्केट फिर से एक अपॉर्च्युनिटी लेकर के आया है। उनको एसआईपी के रूप में अपने पोर्टफोलियो में सोने और चांदी को ज़रूर शामिल करना चाहिए और लमसम निवेश के बजाय एसआईपी के रूप में करें, ताकि मार्केट में कभी भी कोई गड़बड़ होती है, तो उसका फ़ायदा उनको मिलता हुआ नज़र आएगा। दूसरी चीज ट्रेडर की, तो ट्रेडर को यहाँ पे मार्केट की वॉलेटिलिटी में अपने रिस्क अपेटाइट और रिस्क मैनेजमेंट को दुरुस्त रखते हुए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो ओवर लिवरेजिंग से यहाँ पे ट्रेडर्स को इस मार्केट में बचना चाहिए। जो हेजर्स है उनको हमारी सलाह रहेगी कि वो वहाँ पे एक अप्रोप्रिएट अपनी हेज स्ट्रेटेजी बना करके मार्केट में ट्रेड करें और पूरी पोजीशन को यहाँ पे नेकेड, चाहे वो बाइंग की हो या सेलिंग की हो, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जहां तक रही ट्रेडिंग रणनीति का सवाल, तो हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ पे सोने के जो फंडामेंटल्स है वो काफी मजबूत है और हम हमारे निवेशकों को यहाँ पे निचले स्तरों पर अभी भी बाइंग की ही रिकमेंडेशन कर रहे हैं। हमारा मानना है कि वर्ष 2026 के दरमियान सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $4,400 के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करती हुई नजर आएगी और ग्रेजुअली कीमतें 5,600 और $6,000 प्रति ट्राई आउंस की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 1,27,000 के जो स्तर है वो सोना यहाँ पे होल्ड करता हुआ नजर आएगा और ग्रेजुअली कीमतों को हम 1,70,000 और फिर 1,90,000 की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। चांदी में यहाँ पे उठापटक काफी ज्यादा रहेगी, लेकिन हमारा मानना है कि $65 प्रति ट्राई आउंस का जो अहम सपोर्ट लेवल है, जब तक वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड हो रहा है, चांदी में भी यहाँ डिप्स में बाई की रणनीति रखना चाहिए। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2,10,000 के जो स्तर है, जब तक यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड है, कोई भी गिरावट आती है तो उसको एक निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। हमारा मानना है कि कीमतें $92 और फिर वहां पे $104 इंटरनेशनल मार्केट में जा सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग 2,85,000 और ऊपर में 3,20,000 से 3,50,000 के जो स्तर है वो फिर से एक बार टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ भी गिरावट में बाइंग की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए और जो छोटे निवेशक है उनके लिए एसआईपी के रूप में सर निवेश मेरे करना दो छोटे सबसे छोटे सही सवाल हैं। रणनीति फिजिकल रहेगी। मार्केट में जो सिल्वर के प्राइसेस हैं और जो एक्सचेंज में हमको नजर आता है, मैं देख रहा हूँ एमएमटीसी हो गया, चाहे जो ज्वेलर्स हैं, उनके प्राइसेस में सर बहुत डिफरेंस नजर आता है, ये क्यों है? देखिए, यहाँ पे मार्केट में जब भी कोई बड़ा उतार चढ़ाव होता है तो वहाँ पे जो मार्केट में प्रीमियम और डिस्काउंट जो है वो वेरी करता है। वर्ष 2026 में हमने इस वेरिएशन को बढ़ते हुए देखा और जब बजट की शुरुआत के पहले, जब 1 फरवरी को बजट आने वाला था, उसके पहले वाले सप्ताह में हमने घरेलू बाजारों में हाजिर के प्रीमियम को, चांदी की अगर बात करें तो ₹35,000 प्रति किलो और सोने की अगर प्रीमियम की बात करें तो 12 से 14,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचते हुए देखा। उसका कारण यही था कि फिजिकल में डिमांड काफी ज्यादा थी और मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम थी। चांदी की कीमतें जब वहां पे हम देख रहे थे कि 3,80,000 85,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी, तो मार्केट में कई बार हमने देखा कि वहां पे 4,20,000 तक के भाव भी पहुंचते हुए नजर आए और सोने में भी ये होता हुआ नजर आया। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तेज गिरावट मार्केट में देखने को मिली थी और उसके बाद यहाँ पे निचले स्तरों पर कोई भी जो है अपना सामान बेचना नहीं चाहता है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी फिर कम मात्रा में देखने को मिल रही है। इसलिए हमने देखा कि मार्केट फिर एक बार प्रीमियम पे लौटते हुए नजर आए, जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में डिस्काउंट पे चले गए थे। तो हमारा मानना है कि ये मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है प्रीमियम और डिस्काउंट को तय करती है। इसमें कोई भी मार्केट रेगुलेटर का कोई रोल रहता नहीं है।
ये जो प्राइस डिस्कवरी है टोटली तो डिमांड और सर सप्लाई आखिरी के ऊपर सवाल डिपेंड मेरा करता ये है कि क्योंकि प्राइसेस में इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस के चलते ईटीएफ में भी बहुत ज्यादा हमने देखा प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। तो इन्वेस्टर्स क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अगर गोल्ड फंड या सिल्वर फंड या वो बेचते हैं तो शायद वो एनएवी लास्ट में कैलकुलेट करते होंगे जो भी प्राइसेस। तो आप निवेशकों को क्या सलाह दे रहे हैं, ईटीएफ के जरिए निवेश करें इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन के बीच में, या म्यूचुअल फंड्स के जो सिल्वर या गोल्ड फंड है उसके जरिए वो निवेश करें? देखिए, जो ट्रेडर है वो ईटीएफ के जरिए निवेश कर सकते हैं, जिनको वहाँ पे डे टू डे की ट्रेडिंग करना है या शॉर्ट टर्म का जो उनका अगर निवेश का निर्णय है 8 दिन 15 दिन या 1 महीना, तो वो ईटीएफ के जरिए कर सकते हैं। लेकिन लंबी अवधि के निवेशक जो 2 साल 5 साल 10 साल के लिए निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ वो फंड ऑन फंड्स को जो है चुन सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो बाजार का जो बड़ा उतार चढ़ाव है उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मार्केट में गिरावट भी आएगी तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको एक एवरेजिंग का लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो ट्रेडिंग का होराइजन निवेशक का क्या है। अगर शॉर्ट टर्म है तो वो ईटीएफ को चुन सकते हैं, और लंबी अवधि का है तो फिर वहाँ पे फंड ऑन फंड के बहुत बहुत जरिए जाना शुक्रिया बेहतर रहेगा। मनोज जैन सर, आप इस चर्चा में जुड़े। तो हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के कम्युनिटी हेड मनोज कुमार जैन जी जुड़े हुए थे, जो कि कई बार हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने विस्तार से आपको गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को लेकर जानकारियां दी हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए कि पिछले दिनों क्या हुआ गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में, और आने वाले दिनों के लिए क्या आउटलुक आपको नजर आ रहा। तो विस्तार से बताने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि कोई सुझाव है, कुछ जानकारी चाहते हैं आप, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।